विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज हम विशेष रूप से समाज रचना का प्रभावी क्षेत्र इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये केवल मेरे ही व्यक्तिगत भाव नहीं, जितने भी यूनिवर्स में जितना भी व्यक्ति है, सत्पुरुष है, प्रजा है, सबके लिए ये एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना भी संसार में ये पॉलिटिकल या राज्य घटना, राज्य के अन्य अन्य फिलोसोफर है, जो स्टोन लिखने वाले जो फिलोसोफर है, या सामाजिक व्यवस्था के जो लोग है, पीएचडी करने वाले, बहुत सारे अन्य अन्य विषय उसके अभ्यास करने के लिए बहुत सारे विषय से भरा होता है ये विषय। यही विषय पर बहुत सारा अधिक साहित्य लिखने वाले और प्रचार करने वाले होते हैं। इसी कारण लोग अनुवादित होकर बहुत सारी अपनी मानसिक और भौतिक पारभौतिक उन्नति भी हुई है। तो इस संसार में बहुत सारा ये विषय का ज्ञान है और ये विषय है समाज रचने का प्रभावी क्षेत्र। जो समाज रचना है, समाज बोला जाता है। समाज रचना के प्रभावी क्षेत्र कौन से वो समझाने के लिए जो पार्श्वभूमि होती है उसकी वाली ये पहले समझाएंगे। बाद में किस पर समाज रचना टिकी होती है, कौन समाज की रचना उन्नत होती है, ये अभी के काल में नहीं, न जाने ईसा पूर्व बुद्ध समकालीन, बुद्धकालीन, वेदकालीन, जितना भी 5000 से पूर्व काल में भी ये घटना है इतिहास में दिखाई देता है, या ग्रंथ पुराणों में या त्रिपिटक में दिखाई देता है, मालूम होता है इस घटना का, ये विषय की घटना का। तो ये विषय की घटना में जितना भी विषय भरा है या जितना भी इतिहास पूर्ण है या जितने भी इतिहास रचना हुए, इनमें से पहले देखा जाए को अपनी सत्ता जमाने के लिए, अपनी सत्ता जमाकर अपने कल्चर को प्रभावित करने के लिए न जाने कितने लोगों की हत्या हुई होगी। जितने लोग अपने आप नहीं मरे होंगे, जितने लोग अपने आप नहीं मरे होंगे, इससे ज्यादा लोग ये विषय के अंदर जो लोगों ताना ताने से या एक दूसरे के देशभाव से या एक दूसरे की सत्ता जमाने के लिए एक दूसरे के सभ्यता का प्रतिविरोध करते हुए कितने लोगों ने जान गंवाई होती है। ये बहुत बड़ा ये विषय होता है। क्यों कि ये संसार में जो समाज रचना के जो प्रभावी क्षेत्र होते हैं, ये प्रभावी क्षेत्र का तुल्य मापन करना सामान्य आदमी का नहीं होता है, विशेष लोग होते हैं ये। लेकिन कोई लोग बोलता है आप लोग तो धार्मिक साधु संतों में आता है, तुम लोग के राज्य भाज्य से क्या लेना देना, आप लोग तो कथा कहानी बताना चाहिए। हम भिक्खु होने से हम लोगों का जितना भी यूनिवर्स में हेतु होता है, चाहे पारिवारिक हो या धार्मिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो या शैक्षणिक हो, वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र का विषय का हमको स्टडी करना पड़ता है और वो स्टडी से ही उत्तर उन्नति में वहां तक अर्थ तक चला जाता है। तो इसी कारण हम लोगों को करना पड़ता है। और ये विषय भी हमारा है विषय, जितना भी आज का जो साइंस है वो साइंस की स्टडी पूरी हमारी होती है, हमारी साधु संतों की होती है। इसमें फर्क होता है, कोई लौकिक सभ्यता वाला होता है, कोई लोकतांत्रिक सभ्यता वाला होता है। लेकिन लोकतांत्रिक सभ्यता वाले में अभी का साइंस खड़ा उतरता है। तो ये सभ्यता के जो मूल कारण होते हैं, जैसे ये विषय बहुत बड़ा विषय होता है, ये इसके बहुत सारे फिलोसोफर है, तो बहुत सारे अन्य विषय होने से जो सामाजिक लेवल पर काम करने वाला लोग है या सैनिक के रूप में काम करने वाला लोग है, बहुत सारा वर्कर होता है इसमें। तो ये समाज की रचना का जो प्रभावी क्षेत्र होता है संसार में, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, इतना बड़ा विषय तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक इंसान हूं और हम लोग सत्पुरुष होने से हम दूसरे का दिया हुआ खाता है, तो उसके लिए देना पड़ता है। इस नाते से हम लोगों को उपदेश करना पड़ता है। तो मुझे इतना ज्यादा नहीं आता, जितना हमारे भाई गुरु भाई आचार्य उपाध्याय को जितना आता है उतना हमें नहीं आता है, क्योंकि हमने उनको एक आईना सामने रखकर हम बोलता है। दूसरा, ये चाहने वाले बोलने वाले लोग भी समझ सकते हैं, ये विषय को समझने वाले बहुत सारा लोग कम ही होता है, फिर भी हम लोग जैसा अपनी जिम्मेदारी समझकर एक जिम्मेदारी निभाने का कार्य करता है। तो ये विषय देखा जाए तो ये विषय के अंदर
पहले भी बोला है मैंने, कहा जितने लोग अपने आप नहीं मरे होंगे, इससे ज्यादा लोग अपनी सत्ता जमाने के लिए, अपना राज्य बरकरार करने के लिए, या अपना राज्य में सभ्यता अपनी तौर से हुकुमशाही लोकशाही के लिए कितने नरसंहार होके पूरे के पूरे देश को खात्मा करता है। देश के खात्मा, पूरे देश का अपनी सत्ता जमाने के लिए पूरे देशवासी, देश के लोगों को पूरा उच्छेद करके अपने वाले लोग जमाता है, या पूरे के पूरे वो लोगों का शोषण करता है अपनी जाति धर्म के नाते से। तो इसी कारण ये बहुत बड़ा विषय होता है। अभी भारत का विषय देखो, ये 1949 से पहले देखो, जब भारतीय संविधान भारत स्वतंत्र नहीं था, तब से देखो कितने लोगों या भारत में आके सत्ता किया है, कितना नरसंहार हुआ है लोगों का, कितने जाने गवाए पड़े हैं, कितने लोगों ने अपने देश के लिए कितने अपने बलिदान दिए हैं। कितना बड़ा विषय होता है। तो ये विषय यहाँ का नहीं है, बहुत सारे देश में ऐसे होता है, ये विषय होता है। लेकिन इसमें जो विषय का जो मुख्य जो होता है, वो विषय हम समाज रचना के प्रभावी क्षेत्र में, हम तो इतना ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन केवल हम लोग वाद को स्पष्ट किया जाएगा, क्या उसकी मूल भूमिका कहाँ होती है और क्यों लोग नरसंहार करते हैं, और लोग एक दूसरे से सभ्यता के लिए क्यों विभिन्न हो जाता है, और कौन सी सभ्यता ये सर्वतोपरि मनुष्य की उत्तर उन्नति को ले जाता है, और कौन सी सभ्यता में पूंजीवाद आता है, कौन सी सभ्यता में साम्यवाद आता है, और कौन सी सभ्यता में समतावाद आता है, और उत्तर उन्नति के में कौन से वाद से राज्य शासन चलाया जाता है। इस राज्य शासन में हुकुमशाही क्या होती है, और मिलिट्री शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, ये सभी बातें इसमें आ जाती है। तो मैं थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो देखो, समाज रचने के प्रभावी क्षेत्र, ये विषय का टाइटल है। तो इनमें से हम तुम सब लोग, हर कोई मनुष्य संसार में, यूनिवर्स में जो मनुष्य रूप में है, तो वो सबको लागू होता है। हर कोई मनुष्य कोई ना कोई देश का है, हर कोई मनुष्य कोई ना कोई समाज का है, मजहब का है, और कोई ना कोई मनुष्य अपने परिवार का है, और फिर सभी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है। ये 4 प्रकार से गुजरते हुए हर एक मनुष्य अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्तिगत उन्नत होने के लिए, देखो उन्नत होने के लिए तो कौन सी उन्नति, चाहे उसकी भौतिक या पार भौतिक, दोनों बाजू से, एक मानसिक उन्नति, आध्यात्मिक तौर पर धार्मिक उन्नति, और जो जितने भी हम वस्तु मान से, सुख चैन पदार्थों से उन्नतशील होते, ये उन्नति। तो ये 2 उन्नति का लाभ कहाँ से होता है, लेकिन कहाँ से होता है और किस कारण वो उन्नतशील होता है, इसका समझाने का एक प्रयास है। तो हर कोई मनुष्य देश का हो, समाज का है, परिवार का है, व्यक्तिगत है, इन सब के लिए लागू हो जाता है भौतिक वस्तु जैसी शिक्षा, अन्न, वस्त्र, निवारा रहने के ठिकान, ट्रैवल और आरोग्य। ये 5 बातें उनमें पास होना चाहिए उन्नति के। अगर नहीं है तो ये प्रजातंत्र का ठीक से नहीं चलता है, या प्रजातंत्र में गड़बड़ हो जाता है, भूखमरी आ जाएगी, या विनाश हो जाएगा, अपैसा आ जाएगा। ये भौतिक उन्नति के सभी उसके पास उन्नत होना चाहिए। फिर पार भौतिक उन्नति, धार्मिक तौर पर उस देश के लोग, उस समाज के लोग, उस परिवार के लोग, व्यक्तिगत भी क्या किसको मानता है, किसको शरण जाता है, कौन से विचार धारण किए हैं, और वो विचार धारण करते हुए पार भौतिक उन्नति और भौतिक उन्नति, ये दोनों उन्नति के लिए धर्म धम्म शब्द तो दोनों बरोबर है, लेकिन धर्म इसलिए बोला गया, धर्म बोले तो लौकिक धर्म से दृष्टिकोण से व्यवहार में आता है, और धम्म बोले तो लोकोत्तरी धर्म दृष्टिकोण से आता है। इसी कारण दोनों शब्द बोलने से मुझे आपको समझाने का एक तरीका है। मैं जल्दी समझ जाऊंगा, लेकिन सामान्य आदमी बोलता है धर्म बोलो, धर्म मत बोलो, तो इसी कारण वाद हो जाता है। तो धर्म बोले तो अंग्रेजी में वर्ड्स उसका अलग होता है, और धर्म का वर्ड्स अलग होता है। तो इसी कारण धर्म के अर्थ से ही मूल्यांकन कर सकता है। काय का कर सकता है? समता का। काय का मूल्यांकन कर सकता है? समता का। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसकी विषमता ही हो जाएगी। तो इसमें जो भी समाज रचने का प्रभाव क्षेत्र, उसमें राज्य होता है, एक राजा होता है, सैनिक होता है, प्रजा होती है और सत्पुरुष होता है। हर देश में उन्नति होने के लिए अपने वाले ये क्षेत्र होते हैं।
ये क्षेत्र में शैक्षणिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, ये क्षेत्र में गुजरते हुए राज्य है। तो राज्य में क्या होना चाहिए? राज्य कौन सा है? लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए राज्य में अर्थव्यवस्था और धार्मिक सभ्यता के लिए अधिनियम, संविधानिक कानून किस कारण हेतु से बनाकर उन्नति है, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। जब राज्य है तो राज्य के लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में अर्थव्यवस्था के लिए, धार्मिक सभ्यता के लिए कौन से कानून बनाए हैं, किस आधार से बनाए, और ये कानून वहां की अर्थव्यवस्था को लेके उन्नत वो कैसा हो रहा है और कैसा ये हानि हो रही, इसका बर्ताव राज्य के कालम में आ जाएगा। दूसरा, राजा हो तो हुकुमशाही हो जाता है। अभी वो राजा हुकुमशाही होने से वो किस सभ्यता को मानने वाला है तो उसकी हुकूमत चलता है, जो बोले वैसा होगा। भला वो मनुष्य की हानि क्यों नहीं होती, लेकिन हुकुमशाही होता है। तो लोकशाही होता है। लोकशाही यानी प्रजातंत्र में वो सार्वजनिक तौर पे नियुक्त किया जाने वाला सिस्टम, और हुकुमशाही बोले तो अपनी वाली सत्ता जमा कर अपना बर्ताव से काम करने वाला। सिंपल भाषा से मैं समझाता हूँ। फिर कभी राष्ट्रपति राजवट होती है, केंद्र शासित राष्ट्रपति राजवट होती है, राष्ट्र शासन है, या ये नहीं होने से मिलिट्री प्रभावित हो जाता है, सैनिक, तो वो सैनिक शासन चलाता है। तो ये लोकशाही में हुकुमशाही, राष्ट्रपति शासन, मिलिट्री शासन, इनमें से राजा का होता है एक सिस्टम। दूसरा सैनिक होता है। ये दोनों को अगर उन्नत होना है तो ये बातें होना चाहिए। तो इसमें पथ सेना होता है, यानी पैदल चलने वाली सैनिक, वायुसेना जैसे प्लेन में चलने वाला, आकाश में सैनिक, और जल सेना, फिर पुलिस, सभी कार्य करने के लिए पुलिस गार्ड, ये सब सैनिक होता है। ये चतुरंगी सेना ये देश को सुरक्षित, सभी लोक व्यवहार के लिए भी, और सब अपनी वाली देश को सुरक्षित करने के लिए ये सैनिक होना चाहिए। ये सैनिक की जितना भी वस्तुमान लगता है, या सैनिक को इतना भी कार्य करना पड़ता है, जान खोना पड़ता है, उसको बलिदान देना पड़ता है, तो उसका प्रबंध इस राज्य में क्या है, कैसी व्यवस्था है, ये कितना उन्नत है, इस पर निर्भर करता है। तो सैनिक होना चाहिए। फिर वहां की प्रजा लौकिक सभ्यता से, लोकतांत्रिक सभ्यता से, साम्यवाद से, इंद्रिया को सुख देने वाले या उपभोग वस्तु में कौन से में उन्नत है, ये कौन सी सभ्यता से है, लौकिक सभ्यता के है क्या, लोकतांत्रिक सभ्यता से युक्त है, या साम्यवादी है, या इंद्रिया को सुख देने वाले उपभोग वस्तु को कितने उन्नतशील है उन देश के लिए। तो ये प्रजा है। प्रजा, ये सभी प्रजा इससे गुजर जाती है, या ऐसे में एक कालम में ये प्रजा के लिए ऐसा आ जाता है। फिर वहां पे हर कोई देश में सत्पुरुष भी होता है। तो सत्पुरुष भी लौकिक सभ्यता, लोकतांत्रिक सभ्यता को कौन सी सभ्यता में मानता है, और ब्रह्मचर्य करते हैं, प्रजा के लिए क्या उपदेश करते हैं, ये सत्पुरुष भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है निसर्ग नैतिक व्यवस्था के लिए। तो ये समाज के प्रभावी क्षेत्र है। ये धर्म के अर्थ से ही समता मूल्यांकन कर सकता है, या विषमता हो जाते, इसका तंत्र बैठ गया तो विषमता हो जाते। ये तीनों में भी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और कल्चर, ये तीनों गुण महत्वपूर्ण लगता है। तो शिक्षा, जितने भी हमारे भोग्य वस्तु, इंद्रिया को सुख देने वाले वस्तु को इंजीनियरिंग होगी, शिक्षा इसकी होगी, तो भोग्य वस्तु और सभी प्रकार के भौतिक उन्नत कर सकता है। और दूसरी, कल्चर की शिक्षा कौन देता है, तो धार्मिकता। तो ये अगर कल्चर की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा देने वाला हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था भी बराबर हो जाएगी। अगर अर्थव्यवस्था है कोई भी देश में और धार्मिक नहीं रहे तो अराजकता उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई मनुष्य शिक्षा तो है धार्मिक, लेकिन धार्मिक होने के बाद अगर लौकिक सभ्यता से मानने वाला हो तो पूंजीवाद हो जाएगा। अगर बोलेगा नहीं, धार्मिकता से कोई लेना देना, धार्मिकता का भांडवल सब फेंक दो, तो साम्यवाद हो जाएगा, तो लोग उच्छेदवादी होकर न्यूट्रल बन जाएगा। बहुत गड़बड़ सड़बड़ इस समाज प्रभाव रचना में। ये जो समाज के जो स्टोन्स लिखने वाले जो लोग होते हैं, जो घटना लिखने वाले जो लोग, कानूनकारी लोग वाले, उसका विषय होता है। ये लोग जानता है इसके बारे में, मैं इतना नहीं जान सकता हूँ, लेकिन मैं हमारा एक कर्तव्य समझकर बोल रहा। तो ये बहुत बड़ा विषय होता है। मैं केवल सामान्य से सामान्य आदमी को समझे इसलिए समझाता हूँ, और मुझे इतना भी आता है।
तो इसी कारण ये धर्म, कल्चर, शिक्षा और अर्थव्यवस्था यानी देश में धन क्या है और ये धन के लिए सुरक्षित के लिए कौन सा ही कॉलम से क्या जानकर उसको उन्नतशील हो जाता है। नहीं तो पूरा इकोनॉमिक्स के लिए देश के इकोनॉमिक्स में कर्जा बनाकर देश एकदम नौकर गुलाम बन जाता है। नहीं तो फिर अगर कल्चर नहीं रहा, कल्चर ठीक से नहीं रहा तो जातीयता विषमता उत्पन्न होकर न जाने कितने लोग हुकुमशाही से अपने वाले लूट फूट कर सकता है। ये इतिहास तो भारत में पहले हुआ था। ये देश का संविधान बनने के पहले ये ऐसा ही हुआ था भारत में। तो भारत का जो जितना भी संविधान लिखा है, इस संविधान का जो सिस्टम है बनाने का, ये बड़ा सामान्य आदमी को नहीं समझता है, लेकिन ये कानून कायदे वाले को बहुत अच्छा समझता है भारत का क्या संविधान का अर्थ है, कितनी विशेषता है भारत के संविधान के करके। तो चलो आज हम लोग समाज रचना के प्रभावी क्षेत्र के मूल सिद्धांत बताए हैं। ये मूल सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएगा तो संस्कृत में अपने सामान्यता से समझने के लिए समझ जाता है। लोगों में ये मालूम नहीं होता। भट्ट जी बोलता है क्या साम्यवाद हो रहा है, भट्ट जी बोलता है हुकुमशाही क्या होता है, लोकशाही क्या होता है। तो ये बोलता है, पूछता है, पूछने के बाद हमको जितना समझता है उतना बोलता है, लेकिन हम दूसरे को दिया हुआ खाता है, सतपुरुष होने से बोलना पड़ता है। तो हम लोग जैसा मालूम है वैसा समझाने का प्रयास करता है। तो ये है समाज रचना के प्रभावी क्षेत्र। फिर उसमें अर्थव्यवस्था, शिक्षा और कल्चर ये उन्नत होने के लिए कौन से वार्ड का उन्नत कर सकता है और कहाँ तक उन्नत कर सकता है और ये क्यों होना चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। समाज रचना के प्रभावी क्षेत्र में मूल्यांकन करने का एक दृष्टिकोण है और इतना तो हम स्पष्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसका संसार का बहुत बड़ा विषय है। संक्षिप्त में सामान्यतः समझाने का प्रयास करने से हमको ये समझना है, समाज रचने के प्रभावी क्षेत्र में धर्म के अर्थ से प्रजातंत्र लोकतंत्र में समता विषमता का मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल मंत्र है उसका। जितना भी संसार में राज्य सत्ता है, राज्य है, राजतंत्र, गणतंत्र है, इन सब का ये मूल्यांकन करने वाला सिस्टम है। तो धर्म और धम्म के अर्थ, अभी धर्म बोलेगा तो कहाँ आएगा शब्द, धर्म बोलेगा तो ये लौकिक धर्म में ये आएगा, यहाँ पूंजीवाद तक आता है। और धम्म बोलेगा तो ये लोकतंत्र धम्म में आएगा या समतावाद आएगा। और समझो धर्म न बोलने वाला जो साम्यवाद में आ जाएगा, कार्ल मार्क्सवाद में आएगा। तो ये कैसे आता है, किस कारण आता है, पहले उसका समझना पड़ेगा और बाद में ये किस कारण होना चाहिए, किस कारण नहीं होना चाहिए, और फिर हमको क्या सुसंगत लगता है आपके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है क्या ये बात आपको मान ले, जिसको जो लगता है, जो समझ में आता है वो मान बैठता है। लेकिन समाज रचने के प्रभावी क्षेत्र में धर्म और धम्म का मूल्यांकन अर्थ से मूल्यांकन करते हुए समता विषमता जहाँ शब्द आता है, तो समता बोले तो ये एक भौतिक वस्तु की समता और एक पार भौतिक यानी आध्यात्मिक समता विषमता, ये दोनों ही समता, भौतिक और पार भौतिक उन्नति के लिए समता विषमता शब्द आ जाता है। तो किस कारण से समता हो जाता है, किस कारण विषमता हो जाता है, समझाने के पहले हम धम्म का मूल सिद्धांत स्पष्ट करें। फिर वहां कौन से वाद पे पूंजीवाद उत्पन्न हो जाता है और कौन से वाद पे साम्यवाद होकर या धार्मिकवाद होकर लोगों निटोल बन सकता है, अराजकता उत्पन्न हो सकता है देश में। तो ये समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो पहले ये समझना है, जहाँ ये आवर्त, ये शब्द तो पहले हर बार बोलना पड़ता है क्योंकि ये समझने के बाद ही मनुष्य इस संसार यूनिवर्स का सिस्टम समझ सकता है। इसी कारण बार बार समझाना पड़ता है। आवर्त का मतलब होता है वर्तुल, वर्तुल यानी गोल, वर्तल। ल सामस होने से कट जाता है तो वर्त हो जाता है। वर्त हो जाने से ये निग्रह संधि हो जाने के बाद पाली में वट्ट हो जाता है। वट्ट हो जाने के बाद ध्रुव यानी नित्य है, घूमता है, तो घूमने के शब्द के प्रयोग में आ लगाया जाता तो आवर्त हो गया। फिर जो भी हम लोग अनुवाद करता है, जो विषय का अनुवाद करता है तो उसके लिए शब्द लगता है। तो ये धम्म के धातु के अनुसार ध शब्द अपने में ध्वनि से अभिलाप होता है, हृदय कोश से संस्कारी धम्म शब्द होता है, वो अनुबोधित होने के लिए उत्पाद होता है।
तो ये सब मिलाकर धातु होता है, केवल एक मानसिक चक्र है, और उसका नाम बोलता है धम्म। अभी धम्म बोलेगा तो लोकत्रिक धम्म हो जाएगा। तो इसमें 4 परमार्थिक धर्म, चित्त, चेतसिक, रूप और निब्बान, माइंड एंड मैटर का बजट आ जाता है। ये एजुकेशन से समझा सकता है। ये सभी जितना भी बायोलॉजी है या केमिस्ट्री, फिजिक्स है, सब विषय का ये मूल है, और इससे माइंड एंड मैटर का पूरा यूनिवर्स का साइंस भरा है। तो ये करके जैसा का वैसा ये सदृश धर्म होने से स्पष्ट हो जाता है, उसको लोकत्रिक धर्म कहा जाता है। अगर लोगों के परिचय के लिए धर्म कहेगा, यहाँ धर्म का शब्द आएगा, धर्म कहेगा, तो धर्म ये शब्द का जो अंग्रेजी में जो वर्ड्स होता है वैसा ही उनको जानेंगे वो लोग। धर्म का वर्ड है पूर्वानुकल्पित शास्त्रवाद, यानी ये संसार किसी ने व्यक्ति ने बनवाया है ऐसा मानना, और 44 प्रकार की अपराध कल्पित आत्मवाद, यानी ये संसार में कोई तो संचालक आत्मा नाम का वस्तु है, ऐसा मानकर ये जो लौकिक धर्म का बजट होता है। तो हम ये पहले समझे, बाद में होता है ये कहाँ पे आता है, तो ये धम्म, फिर धम्म से धम्म यानी नियत, चेतना अपनी, जितना भी संसार में मनुष्य अपनी अपनी चेतना होती है, तो चेतना बोला गया धम्म को। और धम्म है स्वभाव, जैसे कि मनुष्य का स्वभाव, यानी मनुष्य का स्वभाव अच्छा और बुरा, कुशल अकुशल। अभी अकुशल धर्म का स्वभाव रहेगा जिस मनुष्य का, तो उसमें क्या होगा, अलोभ होगा, अद्वेष होगा, अमोह होगा। अमोह होने से वो मनुष्य पुण्य कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा, देश के लिए भ्रष्टाचार, देशद्रोही नहीं बनेगा, क्योंकि वो अच्छा कर्म करने की उसकी चेतना है। ये नैतिक व्यवस्था है, यहाँ कोई जातीयता नहीं होती है। फिर दूसरी, अगर उसकी थिंकिंग नेगेटिव है, नेगेटिव थिंकिंग, उसमें लोभ है, द्वेष है, मोह है, अज्ञानता भरा है, काम भोगी है, तो उसका जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण ये देश को खतरनाक होता है, परिवार के लिए, समाज के लिए खतरनाक होता है। तो ये अहतु का चित्त होता है उसका वाला, जैसे बोलता है ये संसार ऐसे बिना कारण से उत्पन्न होता है। यह अकर्ण्य दृष्टिकोण होता है, तो बोलता है संसार में कोई पाप पुण्य का लेना देना नहीं होता है। उच्चता दृष्टि, मरने के बाद कोई कुछ होता नहीं, खाओ पियो मजा करो, ऐसा उसका दृष्टिकोण होता है। नास्तिक दृष्टि, संसार में सत्पुरुष जो भी होता है, जो विराग को प्राप्त हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है, खाने के लिए साधु संत बनते हैं, ऐसा बोलने वाला होता है। कमास का दृष्टि एक समाज के तौर पर रोटी बेटी के व्यवहार करता है, लेकिन उसको धर्म का अनुभव नहीं होता है। सत्कार दृष्टि, यानी मुझे जितना समझता है ना, मैं इतना फिलोसफर हूँ, तो मुझे मालूम है, ऐसा ईगो पकड़कर बोलता है, जितना है इतना एक पक्षी ज्ञान हो जाता है उसका, सर्व पूरे टोटल यूनिवर्स का ज्ञान का सब्जेक्ट नहीं जान सकता है। तो ये सत्कार दृष्टि। तो ये अकुशल में आने वाला जो लोग होता है निगेटिव थिंकिंग में, और बाद में न्यूट्रल आदमी होता है इसके बाद। तो देखो, ये पहले धम्म और धम्म की चेतना समझो और दृष्टिकोण समझो। अभी कौन दृष्टिकोण से पालन करने वाले में कौन सा वाद आता है और कौन सा वाद नहीं आता है, स्पष्ट करने का पहले हम लोग समझाने का प्रयास करता है। फिर कोई देश की अर्थव्यवस्था अधिक भरपूर विपुल है, ये शब्द मंत्र है, या ध्यान में रखने से बड़ा अच्छा हो जाता है। क्या बोलता है, कोई देश की अर्थव्यवस्था अधिक भरपूर विपुल है, फिर भी वो देश के नागरिक कुशल सभ्यता से संस्कारित नहीं होने पर देश में अराजकता उत्पन्न होकर अर्थव्यवस्था नष्ट होती है। ये बड़ा सामाजिक, ये गणतंत्र प्रजातंत्र का मंत्र है। ये तंत्र संसार का, जो संसार में जितने भी स्टूडेंट्स लिखने वाले जो कानून मंत्री है, संसार में बहुत सारे मंत्री है, इस मंत्री में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति है। वो भारत के लिए जातीय के तौर पर देखने के उसका इतना मूल्यांकन नहीं करता है लोग, लेकिन संसार में जितने भी कानून मंत्री है, अपने अपने देश के कानून कायदे लिखने वाले, ये कानून मंत्री ये बाबा साहेब को अभी प्रतिष्ठा को मानने वाले हैं, विशेष को जानने वाले कि बाबा साहेब एक जैसा कानून मंत्री हुआ तो पूरे टोटल यूनिवर्स में उसकी प्रभावित व्यक्तिमत्व है। इसी कारण बाबा साहेब की अधिकतर जो लोग इस कानून मंत्री में अधिक कैटेगरी के आते हैं, वो लोग बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि बाबा साहब की प्रतिष्ठा क्या है करके। भारत में जातीय के तौर पर उसको इतना महत्व नहीं देता, लेकिन बाबा साहब का यूनिवर्स में पूरा उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानता है। तो ये बाबा साहब का मंत्र है। कब बोला बाबा साहब ने, जब भारतीय घटना संविधान लिखने के लिए कायदे मंत्री के लिए उसको नियुक्त किया गया, तो न जाने कितने 300-400 लोग वहां सभा में रहता है। तब वो बोलने के बाद ये उसका मंत्र दिया हुआ डॉक्टर बाबा साहब ने। डॉक्टर बाबा साहब क्या बोलता है, कोई देश की अर्थव्यवस्था अधिक भरपूर विपुल है, फिर भी वो देश के नागरिक कुशल सभ्यता से संस्कारित नहीं होने पर देश में अराजकता उत्पन्न होकर अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है। देखो, हम भारतीय लोगों को
समझना चाहिए, क्योंकि अभी तो इतना काम भोगों का काल आ गया, इतने लोग मशीन जैसा बन गया, और राष्ट्र की जिम्मेदारी सबके ऊपर है। ज्यादा करके हम साधु संतों पर है, धार्मिक लोगों पर है, और ज्यादा करके हमारे पॉलिटिकल के लोगों के लिए है। तो ये इसको समझना चाहिए कितना महान मंत्र होता है और हमें अभी क्या करना चाहिए। लोग तो मशीन जैसे अपने पुण्य कर्म से उदासीन हो रहे हैं। तो इसी कारण काम भोगों में लगने वाले हर एक मनुष्य के पास 4-4 मोबाइल होती है, रात दिन मोबाइल में मशीन में रहता है, तो मन का क्या होगा। तो ये मंत्र कितना महान है। हाँ, ये हो गया। फिर हम लोगों को ये समझना है आदमी की उन्नति कैसे होती है, भौतिक और पारभौतिक। तो भौतिक उन्नति करना है तो देश के नागरिकों को, देश के लिए बहुत सारे इंद्रिया को सुख देने वाले चैनिक पदार्थ में उन्नतशील होना चाहिए। उन्नति होने के लिए उसके उन्नत होने के शिक्षा, अन्न, वस्त्र, निवारण, टवस, आरोग्य, ये 4 से बातें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसके जो उपभोग्य जो साधन होते, इसके जो इंजीनियरिंग होता है, ये शिक्षा से प्रभावित होता है। शिक्षा मिलेगा तो हो जाएगा। अगर शिक्षा कैसे मिलेगी तो वो देश की अर्थव्यवस्था भरपूर है। अगर देश में पैसा ही नहीं है तो कैसे सीख पाएगा, और सीख नहीं पाने के कारण उन्नति नहीं होगा। इसी कारण देश के अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। तो जैसे भारत के सिस्टम में, भारत की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो भारत देश ही कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था खेती है। यहाँ की उपजाऊ खेती का सभी सामान अंतर्राष्ट्र में एक्सपोर्ट किया जाता है। गेहूं, चावल, अमुक तमुक बहुत सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ का यहाँ गोडाउन में सड़ जाता है, लेकिन दूसरा इकोनॉमिस्ट के आयात करता है कोई लोग। अरे दाल तो यहाँ उत्पन्न होती है, लेकिन दाल आयात करता है दूसरा देश के लिए, कागज पे लिखा हुआ दाल आयात करता है। और सभी भ्रष्टाचार करने वाला लोग देश का हो जाएगा, तो देश की राज्य घटना लिखने वाले का क्या दोष है। ऐसे ये दृष्टिकोण वाला लोग देशद्रोही होता है, भ्रष्टाचारी होता है। तो ये शिक्षा क्यों होता है, तो क्यों मिलेगा, उसकी अर्थव्यवस्था होने से। जैसे हमारे भारत की अभी अर्थव्यवस्था ज्यादा करके सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे निकालती है। अभी रेलवे प्राइवेटाइजीकरण हो जाने से पूंजीवाद में आ जाएगा लोग। जब पूंजीवाद में आ जाएगा तो जो साधारण लोग है वो चोर बन जाएगा नक्सलवादी बन जाएगा। बहुत गड़बड़ सड़बड़ है ये समझना। तो ये शिक्षा, अन्न, वस्त्र, निवारण, उसको उन्नत होने के लिए इंजीनियरिंग शिक्षा होता है। ये इंजीनियरिंग शिक्षा उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है देश की। और भारत की अर्थव्यवस्था तो ये ज्यादा करके कृषि प्रधान देश होने से अर्थव्यवस्था, फिर भी भारत यहाँ उन्नतशील। लेकिन अगर यहाँ का देशद्रोही बनकर वो कालमार्क्सवाद से कोई स्वीकार करता है तो ये बड़ा खतरनाक होता है, ये समझना। तो ये हो गया। फिर दूसरी पारभौतिक उन्नति। पारभौतिक उन्नति तो यहाँ बोला गया ना, क्या कोई भी देश का नागरिक कुशल सभ्यता में, पारभौतिक सभ्यता के लिए एक कुशल सभ्यता में एक लौकिक सभ्यता होता है संसार में, और एक लोकोत्तरी सभ्यता होता है। अभी लौकिक सभ्यता में आता है और ये लोकोत्तरी सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में वहां के जो शिक्षा देने वाले वहां के सत्पुरुष पर निर्भर करता है। जो लोग देश के लोग श्रद्धा करने वाले होता है, वो कौन से सत्पुरुष पर श्रद्धा करके सभ्यता में आए हैं, और कौन सी सभ्यता फॉलोअर्स है वो, और वो सभ्यता अपनी भारत ये अपने वाले राज्य समाज के प्रभाव क्षेत्र में धर्म और धर्म के आध्यात्मिक पारभौतिक उन्नति के अर्थ तक, अंत अर्थ तक कौन सा ले जाता है। तो ये दोनों भी होना चाहिए। जैसे इंद्रिया को सुख देने वाले चैनिक पदार्थों को उन्नत होने के लिए भी शिक्षा होना चाहिए, और लौकिक लोकोत्तरी सभ्यता में जो है उसको भी सभ्यता के लिए होना चाहिए। लेकिन कौन सी सभ्यता कहाँ तक होती है ये मालूम करेंगे। तो ये जितने भी संसार में होता है, चाहे राजनीतिक हो क्षेत्र या शैक्षणिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र है, पारिवारिक क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों की उन्नति के लिए ये 2 बातों से देश की उन्नति हो जाता है। अगर देश की उन्नति हो जाता, लेकिन सभी देशवासी क्या एक ही लोकतंत्र यूज करता है, कोई कार्ल मार्क्स यूज करता है, कोई लोग ये प्रजातंत्र, कोई समझो हुकुमशाही, लोकशाही, मिलिट्री शासन, ऐसे अन्य प्रकार के अपने अपने शासन होते हैं वहां की व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए। फिर भी वहां की व्यवस्था अगर ठीक से नहीं जाने तो वो व्यवस्था नष्ट हो जाता है, देश गुलाम बन जाता है दूसरे से। तो देखो अभी तो ये जैसे कि भारत में पहले तो देश गुलाम हुआ था, किस कारण, ये विषमता के कारण हुआ था, या अज्ञान के कारण हुआ था। इतना बड़ा खनिज हमारे देश में, इतने बड़े हमारे देश में कृषि प्रधान इतना बड़ा अन्न उपजाऊ होता है और इतने प्रकार की विविधता है,
फिर भी हम लोग गुलाम क्यों हो गए? तो ये इसका कारण होता है। क्यों हुआ? तो ये जातीयता विषमता के कारण आदमी का शोषण हुआ अधिकतर। इसी कारण लोगों को इकोनॉमिक्स में जुड़े नहीं होने से वो लोग में पूंजीवाद में आए थे, इसी कारण नहीं हुआ था। तो हम लोग पहले ये समझे, जो भी लोग अहेतु का दृष्टिकोण, अग्रण्य दृष्टिकोण है, उच्छेदा दृष्टि है, नास्तिक दृष्टि है, कमसका दृष्टि है, सबका दृष्टि है, ये दृष्टिकोण वाला जो भी संसार में मानस है उसको ये साम्यवाद बड़ा रुचता है, लेकिन उसको भौतिक उन्नति के लिए बड़ा काम का दिखता है। कार्ल मार्क्सवाद बड़ा, ये संसार में जितना भी मशीन जैसा आदमी बन गया ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। वो जान सकता है कि कार्ल मार्क्सवाद एक बहुत सिस्टम अच्छी है, लेकिन कार्ल मार्क्सवाद क्या बोलता है? कार्ल मार्क्सवाद का मूल बुनियाद ये है, जो भी संसार में लोग पूजा वंदना भावना करने वाले न पूजा वंदना वाले, ये पूजा वंदना का सामान खिड़की से फेंक दो बोलता है। अब देखो कितना मुसीबत आ गए। अभी हम आपको ये पूछता है, अगर कोई समझे भारत में जितने भी गुरुद्वारे मंदिर है, बुद्ध विहार है, बहुत सारे चर्च है, मस्जिद है, ये बहुत सारे है। अगर हमने ऐसा कानून बनाया कि मंदिर गुरुद्वारे सब बांधकर उसमें संडास के गटर बना दो, तो क्या हो जाएगा? पुण्य कर्म करने वाले में अराजकता उत्पन्न होकर लोग निठोर बनते हुए नक्सलवादी बनेगा, चोर बनेगा। क्योंकि चोर ना बने, भारतीय आचार संहिता सुरक्षित रखने के लिए ये स्थानीय है। इसी कारण भारतीय संविधान में ऐसे जो जितने भी तीर्थ स्थान है उसके निर्माण करने के लिए पर्यटक स्थान के लिए अ नंबर, क नंबर, ब नंबर निधि मिलती है। हाँ, और धार्मिक कार्यक्रम के लिए देखो, यहाँ पे जो भी लोग इस्लाम लोग है, यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे इस्लाम लोग, कितना सुरक्षित है भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान धार्मिक लोगों का कितना सुरक्षा करता है। यहाँ के इस्लाम लोगों को सऊदी अरब में जाने के लिए आरक्षण देता है देश के तौर पर। कितनी मान्यता है ये देश की। लेकिन वहां भी यहाँ का स्त्री इतना सुरक्षित है ये देश के संविधान के कारण। और वहां जो लोग इस्लाम जाता है, वहां के इस्लाम लोग उनका भेद करता है, उनको नौकरी नहीं देता है या आरक्षित भी नहीं करता है। बहुत ये समझना बड़ा दुर्लभ है। जाति पंथ के नाम से, धार्मिक नाम से तो किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जहां न्याय मानवतावाद आता है तो न्याय देने के लिए असमर्थ हो जाता है। हम संतुष्ट होने से किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन कायदे कानून की बात जहां आता है तो बोलना पड़ता है। तो इसी कारण तो ये कितना एक कार्ल मार्क्सवाद क्या बोलता है, पूजा वंदना को, ये पूजा भावना करने वाले जितना भी संसार के लोग होता है, मंदिर गुरुद्वारे में जाने वाले, ये आदमी का नेचर बनने के स्थान है। अगर ये दुनिया का नष्ट हो जाए तो आदमी निठोर बन जाएगा। निठोर बन जाने के वहां की जो अर्थव्यवस्था है या राजतंत्र गणतंत्र है, वो तो अराजकता उत्पन्न होकर खुशहाल भ्रष्टाचार करेगा। कोई किसी को मारेगा, कुछ न्याय नहीं होगा। कोई जितना है जिसके हाथ में दंडा उसकी भैंस हो जाएगी। तो इसी कारण सभ्यता एक बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु होती है मनुष्य के भेद। यही सभ्यता में मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने का राह शिक्षा देता। इसमें भी भेद होता, लेकिन कार्ल मार्क्स इस पर खड़ा लेगा। तो कार्ल मार्क्स का सिस्टम क्या है? जैसी कार्ल मार्क्स शिक्षा देता है इस वस्तु निर्माण करने के लिए, ये भौतिक वस्तु का जितना भी वस्तु निर्माण इंजीनियरिंग है, इसकी शिक्षा देता है। इसकी शिक्षा देने के बाद वो जहाँ कच्चा जो भी कोई ब्रांड होता है, जो भी उसका वाला कंपनी का जो सामान होता है मिलने वाला, वो कच्चा माल से उत्पाद होता है। तो कच्चा माल में जो लेबर के रूप में काम करता है उसकी वाली व्यवस्था समता में लाता है। ऐसा नहीं कि 4 नंबर का काम करने वाला तो उसको विषमता में डाल दो, जातीयता में डाल दो। वहां कोई ये साम्यवाद में कोई जातीयता नहीं रखता है। ये साम्यवाद में कोई धार्मिकता को महत्व नहीं देता है। साम्यवाद इसको महत्व देता है, ये सब वस्तु ट्रवल्स, ये शिक्षा, अन्न, वस्त्र, निवारण, टवल्स, आरोग्य, इसकी वस्तु को निर्माण करने के लिए लगा देता है। और जहां निर्माण हो जाता है तो वो जो कच्चा माल जहां होता है वो माल लेके जो लोग एजेंसी करता है उसका व्यापार मार्केट होता है। इसका मार्केट से फिर वो माल तैयार हुआ वो पूरा गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट के पास जाने के बाद वो गवर्नमेंट उपभोक्ता की तरफ अपनी वाला जीएसटी निकालकर बेचता है। इसी कारण वहां में कोई जातीयता नहीं होती। जितना यहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई होता नहीं, वो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। सबके अपने अपने, कोई किसी को विषमता नहीं होता। इसके लिए बहुत अच्छा है कार्ल मार्क्सवाद। लेकिन कार्ल मार्क्स ये बोलता है कि ये जो कल्चर है
ये नहीं होना चाहिए उसके लिए। इसी कारण कार्ल मार्क्सवाद ये संसार में अभी मशीन की तरह आदमी बन गया ना, उसके लिए बड़ा कामयाबी का है, बहुत सुंदर है। यहाँ कोई जातीयता भी नहीं होती है, यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम को कोई इमेज नहीं रखता है। जैसे कि समझो कोई आदमी हो, उस आदमी को पारिवारिक भी सुख चाहिए, सामाजिक भी सुख चाहिए, पूजा वंदना भावना पुण्य कर्म का भी सुख चाहिए ना, वो सुख को इतना महत्व नहीं देता है। लेकिन ये वस्तु सब निर्माण करने के बहुत इंजीनियर प्लांटेशन बनकर जहाँ शोषित से शोषित लोगों में समता पुष्ट करता है, जहाँ जो मूल जहाँ वस्तु उत्पाद होती है वो वस्तु को लेके उसको बहुत अच्छा ब्रांड वस्तु बना देता है, और फिर वो गवर्नमेंट लेके जीएसटी पर उपभोक्ता की तरफ दौड़ता है। ये उसका मूल सिद्धांत बहुत इकोनॉमिक्स बढ़ाता है देश के लिए, इकोनॉमिक्स मार्केट बढ़ाने का बड़ा काम करता है। तो ये कार्ल मार्क्स तो अच्छा है, देखने में अच्छा है, यहाँ कोई जातीयता विषमता नहीं, लेकिन वो पुण्य कर्म का परिहास करता है। तो ये तो मंत्र है, अगर कोई पुण्य कर्म का परिहास किया, सभ्यता नहीं रही, संस्कारित नहीं होने से उस देश में अराजकता उत्पन्न होकर अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है, क्योंकि वो मनुष्य पाप पुण्य में भेद नहीं समझता। ये 6 प्रकार के दृष्टिकोण वाला लोग होता है वो कार्ल मार्क्सवाद। अभी समझो हम लोग वहां जाएगा, यहाँ पूंजीवाद नहीं उत्पन्न होता, साम्यवाद होता है। साम्यवाद यानी समता ही समझो, लेकिन समता होने से धार्मिक समता में नहीं आता है, धार्मिक का कोई मतलब नहीं। तो समता धार्मिक भी होना चाहिए, और समता सभी वस्तु को, भौतिक वस्तु को सुख देने वाले चयनित पदार्थ में समता होना चाहिए। जैसे आज के देखो भारत में गरीब से गरीब भिखारी, उसके घर में कूलर होता है, उसके घर में टीवी चैनल होता है, उसके हाथ में भी मोबाइल होता है, समता है। अगर समझो अभी 7वें आयतन में कोई क्लास 1 अधिकारी का बहुत बड़ा पेमेंट है, बहुत बड़ी सैलरी मिलता, तो वो जो लोग को अल्पाजीवी वाले उसको आरक्षित किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का। इसी कारण हम लोगों को समझने के लिए थोड़ा देर लगता है, लेकिन जो समझ इस विषय का जो धाता होता है, ज्ञानी होता है, उसको थोड़ा भी समझाने से स्पष्ट हो जाता है। ये हो गया कार्ल मार्क्स का। अभी समझो ये कुशल कर्म करने वाले, एक कार्ल मार्क्सवाद ने यानी साम्यवाद को बहुत अच्छा है, लेकिन साम्यवाद पुण्य कर्म को नकारता है। ये जो कुशल कर्म करने वाले जो चेतना वाला लोग जो है, ये चेतना वाला लोगों में 2 सभ्यता होता है, एक लोकोत्तरी सभ्यता है, ये लौकिक सभ्यता है। अभी पूंजीवाद क्यों होता है, यहाँ पूंजीवाद क्यों होता है? जैसे भारतीय संविधान से पहले जहाँ माल गुजारी बोलता है, माल गुजारी, पाटिल व्यवस्था, पठान व्यवस्था, ऐसे पाटिल व्यवस्था होती है, या गांव का मुखिया की व्यवस्था होती थी। तो ऐसे कारण जो मुखिया चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, अन्याय करने वाला तो भी मुखिया है, ऐसा हो जाता था। माल गुजारी, जैसी माल गुजार जातीय विषमता से मनुष्य होकर मनुष्य का इतना शोषण हो जाता था, तो किस कारण होता था? तो पहले हमको समझाएंगे। ये लौकिक धर्म का बजट क्या बोलता है? ये 18 प्रकार के पूर्वानुकल्पित शास्त्रवाद यानी संसार कोई तो भी बनाने वाला है, और ये 44 प्रकार के अपरानुकल्पित आत्मा, ये बोलता है कोई तो भी आत्मा एक संचालन करने वाला है। यहाँ पे जो वर्णवाद है, इस ग्रंथ पुराण का जो वर्णवाद है, ये विषमता तैयार करता है। ये क्या बोलता है? जो उच्च श्रेष्ठ कोटि का एक आदमी है, जिसका नाम ब्राह्मण लगे या कोई भी पाक रखे, ऐसा करके है, और वो श्रेष्ठ है। तो जो लोग श्रेष्ठ है वो सभी वस्तु का उपभोक्ता है, सभी उसको उन्नत होने का अधिकार है। बाकी जो लेबर के रूप में यानी काम करी लोग, ये शूद्र है, उसको कोई अधिकार नहीं, अर्थव्यवस्था का, शिक्षा का कोई नहीं, एक और नौकर की तरह है। क्यों? कि बनाने वाले ने उसको ऐसा बनाया। अभी कितना आ गया, बनाने वाले ने इतना बनाया, ऐसा बोलता है। तो ये भारतीय संविधान से पहले भारत में इतनी अराजकता हुई थी विषमता के कारण। विषमता के कारण अराजकता होने से भारत के जन समाज का बहुत शोषण हुआ। ये विषमता के कारण इतना जन समाज में शोषण हुआ, तो जैसे समझो गरीब लोगों में इंजीनियर डॉक्टर होने वाले लोग है ना, मूर्छित होकर मर गए, लेकिन हो नहीं पाए। तो ये यहाँ क्यों होता है? जैसे कोई गरीब घर में कोई बीमार गिरा, तो चलो उनकी खेती उसको दे दो। किसको? जो अपने को श्रेष्ठता मानता है। सभी मनुष्य के विकसनशील की बातें अपने पास रखकर अपना अधिकार जमाता है, और दूसरे काम करने वाले को नीचा देकर उसे सभी उन्नति के वस्तु को वंचित रखता है। ये कितना प्रभावित होता है? तो सभी जितना भी धन है लोकतंत्र में, ये एक जगह में हो जाएगा। एक जगह में हो जाने से वो लोग मालगुजारी हो जाएगा, उसको बोलता है पूंजीवाद। पूंजीवाद हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसी कारण एक एक आदमी के पास
हजार हजार एकड़ जमीन रहता है, एक ही पाटिल में इतना अमीर रहेगा, बाकी गांव का सब गरीब रहेगा। ऐसा सिस्टम से मनुष्य का शोषण हो जाता, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था, क्योंकि अर्थव्यवस्था नहीं सबके लिए लागू हो जाता। तो इसी कारण यहाँ पे पूंजीवाद होने का क्या मतलब था, ये दार्शनिक मान्यता जो 18 प्रकार की पूर्वानुकल्पित, 44 प्रकार अपरानुकल्पित, ये जो मान्यता का मूल सिद्धांत है, चातुर्वर्ण यानी वैष्णव शूद्र ऐसा करके मानता है, और हमारा ग्रंथ पुराण ऐसा शिक्षा देता है, इसी कारण ऐसा मानता है। जैसे भारतीय संविधान का जो समाज रचने का जो प्रभावी क्षेत्र है, ये प्रभावी क्षेत्र का मूल्यांकन करते हुए धर्म अर्थ से समता मूल्यांकन कर सकता है, समता का मूल्यांकन कर सकता है। तो कैसा, जैसे कि समझो अ नंबर के पास भांडवल है। देखो लोकतंत्र में क्या भारतीय संविधान का मूल्यांकन कैसा किया, जैसे अ नंबर पर भांडवल है, जैसे पूंजी वाले के पास भांडवल है, अ नंबर पर भांडवल है, तो जो हीन है, शोषित है, वो ब नंबर है, वो ब नंबर वाले उसको अतिक्रमण करके वो भांडवल का डिस्ट्रीब्यूट करना अर्थव्यवस्था के लिए, ये भारतीय संविधान का मूल्यांकन करता है समता के लिए। तो क्यों करता है ऐसा, जैसा कोई उपनयन का अधिकार गरीब अल्पभूधारक भूहीन लोगों को न देकर वो अधिकार अपने पास रखकर अपने सभी मनुष्य की उन्नति का विकास के दरवाजे अपने पास रखकर दूसरे के लिए दरवाजे बंद कर देता है, तो वहां से पूंजीवाद उत्पन्न हो जाता है, और ये जातीयता विषमता प्रकाशित करता है, क्योंकि उसके ग्रंथ पुराण वैसा शिक्षा देता है। तो ये पूंजीवाद यहाँ से मान्यता से होता है। तो इसी कारण यहाँ भी पूंजीवाद के कारण बढ़ जाने के बाद कोई काल में, जब अभी तो लोकशाही है, लोकशाही होने से नहीं करता, लेकिन जहाँ हुकुमशाही होता है तो कोई भी राजा पूरे देश को खात्मा करेगा लोगों को, और अपनी सत्ता जमाने के लिए उसको मारकर, उसको कोई कुछ कर अपनी सत्ता जमाएगा, कब्जा जमाएगा, तो ये हुकुमशाही से करता है। अभी तो हम लोग लोकशाही में है, अन्याय होता है सभी के लिए, अधिवेशन करता है लोग। तो ये पूंजीवाद का मतलब ये लौकिक धर्म से होता है। फिर अभी संसार में जहाँ धर्म बोलता है तो लोकते धर्म होता है, या लोक धर्म में ऐसे आश्वासन विषमता जाति वर्ण का नहीं देता है। जैसे यहाँ लिंग भेद होता है, यहाँ भारतीय स्त्री जाति का बड़ा शोषण हुआ है भारतीय संविधान से पहले, हाँ, क्योंकि उसके ग्रंथ पुराण ऐसा बताता है। लेकिन यहाँ कोई ग्रंथ पुराण में स्त्री जाति को समता है या भौतिक उन्नति के लिए भी, जैसा संसार में गरीब क्यों होता है, इसका कारण हेतु होता है संसार में गरीब क्यों होता है, तो ये लोकते धर्म के मूल सिद्धांत में मिलता है। गरीब क्यों हो जाता है संसार में मनुष्य, यहाँ पे गरीब क्यों होता है ये नहीं बताया जाता। कोई गरीब भी बनाने वाला वही है और अमीर भी बनाने वाला वही होता है। इसी कारण ये वाद में मूल सिद्धांतों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। जैसा ये जो लोकती धर्म में चोर क्यों उत्पन्न होता है, चोर क्यों उत्पन्न होता है, तो देश में कोई राजा पूंजीवाद लड़ाएगा या अधार्मिक होगा तो देश में चोर उत्पन्न होना संभव है। जैसे इसके जातक कथा में एक कथा आती है, तेंदुपख जातक करके। कोई लोग बोलता है ये जातक पाठक कोई नहीं, ये बहुत लिखे हुए ऐसे ग्रंथ पुराण होते। जातक कोई जो लोकती धर्म के जातक है, इसमें बहुत आर्टिकल होते हैं। जैसे कोई देश में चोर क्यों उत्पन्न होता है, ये ग्रंथ पुराण में कारण हेतु नहीं बताया जाता है। ये सभी जितना चोर हो, गुंडागर्दी वाला हो, ये सब एक के होते हैं, ये कोई बनाने वाला ये की है ऐसा बोलते होता है। यहाँ पे नहीं होता। चोर क्यों बनता है दुनिया में, चोर क्यों बनता है, तो चोर क्यों बनता है यहाँ बताया जाता है। गरीब लाचार लोगों को राजा आरक्षित न करने के कारण वहां से चोर उत्पन्न होता है। देखो पूंजीवाद को विषमता में विषमता करता है, तब चोर उत्पन्न होता है। तो इसका कारण है तो स्पष्ट किया जाता है। तो जैसे कि समझो यहाँ आर्टिकल एक तेंदुपख जातक में आर्टिकल मिलता है, जैसा एक राजा है और राजा होने से बहुत अधार्मिक हो जाने से लोग हिंसा चोरी वे विचार कर रहे, अवैध धंधे कर रहे, विकास नहीं हो रहा, तो राजा बोलता है क्यों ऐसा होता है। तब कोई साधु संत बोलता है देखो
आप धार्मिक है ना, अधार्मिक हो गया। धर्म लोग प्रकाशित नहीं करता है, इसलिए लोगों धार्मिक नहीं होने से लोग चोर उत्पन्न हो गए। और तुम देश के लिए उन्नति के साधन उत्पन्न नहीं करता है उन्नति के, इसी कारण चोर उत्पन्न होता है। तो कैसे कैसे लोग मेरे बारे में क्या बोलता है, चलो बोलते हम लोग सीआईडी बनकर अपना रूप बदल कर जाएगा। तो जाता है अपना वाला एक गरीब का रूप बनाता है राजा और उसका पीए, ऐसा जाता है। जाते जाते क्या होता है, एक आदमी को ऐसा कांटा गड़ता है, वो रोता है कांटा गड़ने से रोता है। तो वो ऐसा बोलकर रोता है जैसा मेरे को कांटा गड़ने से वेदना होती है वैसी पांचाल राजा को भी वेदना होगी, वो भी उसको सैनिक से तलवार के ढाल पर उसका पैर गिरे और उसका भी ऐसा रोना आ जाएगा, ये कारण से राजा ही बदनाम है, ऐसा करके वो गाली दे रहा। अभी देखो रूप बदल कर वो राजा वहां पे खड़ा है और बोलता है अरे इसमें क्या मेरा दोष, काटा तो उसको गड़ गया है, उसके कारण गड़ गया, लेकिन इसमें क्या मेरा दोष है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो इसे बहुत दूर हूँ, फिर भी मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेरे को क्यों गाली देता है। तो उसका प्रिय बोलता है ये पांचाल दोष का क्या दोष है, बोलता है तुमको तो काटा गड़ा। तो बोलते हैं ये पांचाल राजा का दोष है। देखो बोलता है रात को हम लोग डाका डालने के लिए चोर नक्सलाइट लोग आता है और हमको लूट-फूट करके ले जाता है, इसलिए हम लोग कांटे लगा दिया घर में। और दिन को राजा के लोग सैनिक लोग हमको कर मांगने आता है, तो कर चुकाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं। तो राजा ने उन्नति के साधन भी उत्पन्न नहीं किया है और इसी कारण धार्मिक नहीं होने से गुंडागर्दी वाले चोर भी उत्पन्न हो गए, ये राजा का दोष है, इसी कारण मैं राजा को गाली देता हूँ। बोलता आप देखो वो आदमी ने कोई बनाने वाला है बोला है, ये कारण हेतु से आर्टिकल लिखा जाता है संविधान की, इसलिए भारत की संविधान की इतनी महानता होती है। हाँ तो कौन से ग्रंथ पुराण में आता है, जैसे कि समझो ये एक लेडीज ऐसी पेड़ पर चढ़ते गिर गई, गिर जाने के प्रोट थी, गिर गई, वो भी गाली दे रहे पांचाल जैसे। यहाँ पे राजधर्म होता है, तो राजधर्म होने से यहाँ पे गरीब क्यों होता है, चोर क्यों उत्पन्न होता है, अधार्मिक लोग क्यों होता है, किस कारण से सुगति जाता है, किस कारण से दुर्गति जाता है। तो ये लोकोती सभ्यता में श्रमण सभ्यता होता है। क्या सभ्यता होती, श्रमण सभ्यता होने से यहाँ का लोकोत्तरी सभ्यता का श्रमण क्या शिक्षा देता है, तो ये कल्चर की शिक्षा देता है। ये कल्चर की शिक्षा देने से वहां का जो प्रजातंत्र है ये धार्मिक होने से पाप कर्म करने के लिए भय खाता है, भ्रष्टाचार नहीं करता है और कोई जातीयता विषमता नहीं करेगा, एक दूसरे को जातीय के तौर पर शोषण नहीं करता है, क्योंकि लोक शासन कहलाता है, ये सर्वतोपरि अधिकार है। अगर लौकिक धर्म का बजट किया तो यहाँ हुकुमशाही होता है, हुकुमशाही से बड़े बड़े देश को जीतने के लिए वहां के देश के लोगों को मारा जाता है सत्ता जमाने के लिए, या कोई आमिष देकर अपनी सत्ता जमाया जाता है। तो ये यहाँ लौकिक धर्म से बजट होता है। तो ये लौकिक धर्म से पूंजीवाद निर्माण हो जाता है और ये लोकोत्तरी धर्म से समतावाद निर्माण हो जाता है और ये साम्यवाद से कालमारीवादी से धार्मिक लोगों का प्रयास करता है और आदमी का मन निठोर बन जाता है, अराजकता उत्पन्न होता है। ये वाद में हमको समझना पड़ता है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी सभी देश में जितने भी घटनाएं राजतंत्र की कानून कायदे बना के अपने अपने देश की व्यवस्था से चलता है, इससे ज्यादा हमारी भारत की व्यवस्था का जो गणतंत्र का जो संविधान है ये बड़ी महानता रखता है। और महानता रखते हुए हमें तो इतना नहीं समझता है, लेकिन वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उसके संगी साथी जितने भी होंगे उस वस्तु स्थिति को लेके उसको क्या बाधा है उसको प्रकाशित करने के लिए इतना आरक्षण किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसा सिस्टम बनाकर लिख कर छोड़ा है, लेकिन पालन करने वाला लोग ठीक से नहीं समझता है या जाति के तौर पर अपना वाला जुगाड़ बनाकर कुछ भी करता है। तो भारतीय का एक बहुत बड़ा संविधान का सिस्टम का प्रयास होने का सिस्टम हो जाएगा। तो इसी कारण भारत का कोई आदमी सुखी नहीं रहेगा। तो इसी कारण ये भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम बोलने से नहीं, सब देशवासी का भी अधिकार होता है, क्योंकि जिसने बनाकर दिया है। इसी कारण हम 50 साल से अच्छा आदमी विषमता जातीय से अर्थव्यवस्था के लिए समता में आए हैं और सभी के लिए सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वतंत्रता है और सभी जनता गरीब हो अमीर हो सबके लिए न्याय सबके समान होता है। ये बहुत महानता होती है। फिर भी इतने ट्रबल्स हमारे देश में होने पे हम एक दूसरे से बंधुभाव से रहते हैं।
कोई अपवाद होकर कोई झगड़ा वाद विवाद करने वाला लोग होता है, या वोटिंग जमा करने के लिए धार्मिक लोगों को भड़काता है, धार्मिक लोगों को संविधानिक का नहीं समझा जाता, फिर धार्मिक लोगों पर वोटिंग मिलता है, इसके लिए कोई बेवड़ा खड़ा देता है, फिर जातीयता से वाद विवाद लगा देते हैं और धार्मिक लोगों का बेकार का शोषण हो जाता है। क्योंकि ये यहाँ का भारत में बहुत सारा लोग है, भारत में जनसंख्या बहुत सारा है, तो 50 साल में जितनी हमारी वैज्ञानिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे कितना उन्नत हो गया आदमी, तो ये संविधान का मूल प्रमाण होता है। और हम थोड़ा संक्षिप्त में बता दिया है कि वहाँ पे समतावाद, पूंजीवाद कहाँ से उत्पन्न होता है और साम्यवाद क्या होता है, ये थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। तो जो संविधान, भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके प्रति मैं हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, या उनके सहचारी के जितने भी लिखने वाले होते हैं उनके सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा ना थोड़ा हमें समझता है। और कोई भारत के जितना भी लोग हैं उनको भी समझने का प्रयास करना चाहिए, और जो लौकिक धर्म का उसको पढ़ना चाहिए, ताकि हर आदमी का यहाँ और उन्नत होने के, जैसे कोई अभी मनुष्य एक मशीन की तरह हो जाएगा तो ये कौन रक्षा करेगा आपका। तो ये जो अपनी वाली आध्यात्मिकता है, अपनी जो पुण्य कर्म है, यही रक्षा कर सकेगा। तो इसी कारण हम लोग ये समाज रचने के प्रभाव क्षेत्र के बारे में बताया है। बहुत सब मंगलम, बहुत सब मंगलम।